में आना पड़ा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साहिबगंज डीसी से हुई ईडी की पूछताछ की। तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिर साहिबगंज में सब कुछ हुआ, यानी कि अवैध खनन हुआ, अवैध खनन का फिर घोटाला भी हो गया, तो क्या वहां के उपायुक्त को इस बात की भनक तक नहीं लगी, या भनक थी तो उन्होंने आंखें बंद रखी अपनी, या आंखें इसलिए बंद रखी कि वो इस पूरे मामले में वो भी कहीं ना कहीं शामिल थे, संलिप्त थे। और जब बात उस वक्त एक आई कि जब जेल में बंद पंकज मिश्रा ने फोन किया था, तो उस वक्त बात आई कि जेल में रहकर भी उपायुक्त से बातचीत हो रही थी। फिर उसके बाद ईडी ने अब साहिबगंज के डीसी को भी रडार पे ले लिया था और इसी कड़ी में समन जारी किया गया था। तो साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को ईडी के तीखे सवालों का इसी कड़ी में सामना करना पड़ा। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी ने 7 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई। इस दौरान रामनिवास यादव से ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल पूछे। एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा इसी पर, इसके विभिन्न पहलुओं पर सहयोगी सत्यव्रत किरण के साथ। तीखे सवालों से डीसी का सामना, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ, अवैध खनन को लेकर डीसी से सवाल जवाब। साहिबगंज में 1000 करोड़ के कथित अवैध खनन मामले में ईडी की जांच की आज डीसी रामनिवास यादव तक पहुंच गई है। डीसी रामनिवास यादव को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। रांची के ईडी कार्यालय में घंटों रामनिवास यादव से पूछताछ हुई। ईडी के समन पर साहिबगंज के उपायुक्त करीब 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी कार्यालय में आज साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव की पेशी हुई है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद से जितनी भी पेशियां यहाँ पर हुई हैं, पूछताछ यहाँ पर हुई है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इस आज की पेशी को बेहद महत्वपूर्ण पेशी माना जा रहा है, क्योंकि रामनिवास यादव पर जो आरोप लगाकर उन्हें आज समन किया गया है वो यही है कि अपने कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ का अवैध उत्खनन डीसी रहते हुए हुआ। तो आखिर कैसे हुआ? क्योंकि जिलों में डीसी की इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मानता। इतना ही नहीं, ये अवैध उत्खनन हुआ और साथ में अवैध ट्रांसपोर्टेशन भी होने का आरोप है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से ईडी की पूछताछ, 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में सवाल जवाब। ईडी का दावा, अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक हुआ अवैध खनन। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के कार्यकाल में अवैध खनन। पंकज मिश्रा पर जेल से साहिबगंज डीसी से बात करने का भी आरोप। मनिहारी घाट में नाव हादसे से जुड़ी डीसी की रिपोर्ट पर आयुक्त ने उठाए थे सवाल। आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने साहिबगंज डीसी से दोबारा मांगी थी रिपोर्ट। पंकज मिश्रा पर आयुक्त को फोन करने का आरोप। पंकज मिश्रा ने कहा था डीसी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए। साहिबगंज के डीएमओ विभूति ने भी पूछताछ में उगले थे कई राज। ईडी की पूछताछ में साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार ने खुलासे किए थे। विभूति कुमार ने स्वीकार किया था कि अवैध खनन से कमाई का हिस्सा निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को भेजा जाता था। वो पूजा सिंघल हो, चाहे वो बच्चू यादव हो, चाहे वो डाहू यादव हो, चाहे वो विभूति कुमार हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने अवैध कमाई का हिस्सा पूजा सिंघल के सीए के घर तक पहुंचाया, ये बात उन्होंने कबूल की है। ये विभूति कुमार वही है जो वहां के खनन पदाधिकारी डीएमओ रहे हैं। उनकी हैसियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने जगुआर कार खरीदी थी। ईडी के पास वो बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन भी मौजूद है जो विभूति कुमार ने पंकज मिश्रा के साथ की जब वो जेल हिरासत में बंद थे, और ईडी के पास वो भी कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि कई बार पंकज मिश्रा ने डीसी साहिबगंज से फोन पर बातचीत की। लंबी लंबी बातचीत है। अवैध खनन को लेकर ईडी ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन साहिबगंज डीसी पहले आईएएस अधिकारी हैं जिनसे पूछताछ हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ईडी ने बताया है कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक अवैध खनन होता रहा। समझिए, ये वो कालखंड है
जब पूरी मशीनरी, सरकार, सभी लोग कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, लेकिन इसी दौरान एक सिस्टम इधर अलग से खेल खेल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि नजर लोगों की है नहीं उस पर। इस वक्त लोग कोरोना से बच रहे हैं। शायद एक बड़ी वजह यह रही कि इसी वक्त को चुना गया। हो सकता है कि खेल पहले भी चलता रहा हो, लेकिन इस दौरान हो सकता है बड़े पैमाने पर खेला गया हो। और सबसे बढ़कर यह भी बात इसमें कि विभूति कुमार से चूंकि पूछताछ हो चुकी है, डीएमओ जो विभूति कुमार थे उस दौरान के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने सब कुछ राज उगल ही दिया होगा, तभी रामनिवास यादव को बुलाया गया। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत, एक बात जो हमने इस रिपोर्ट में जिक्र किया, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, हम और आप कोरोना से खुद को बचाने में जुटे हुए थे, आप कोरोना की रिपोर्टिंग में लगे थे, हम कोरोना के खबरों को देने में लगे हुए थे, और सरकार भूखों को भोजन देने में लगी थी, लोगों को बचाने में लगी हुई थी। उस वक्त रामनिवास यादव पंकज मिश्रा के साथ मिलकर खेल खेले थे अवैध खनन का। ये बात तो सच है, कालखंड तो वही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जब कोरोना के संक्रमण काल में लोग डरे हुए थे, अपने घरों में थे, उस दौरान कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, और शायद यह जो घटना हुई 1000 करोड़ रुपए के अवैध खेल की, ईडी के पास जो जानकारी है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के आसपास जो है वो साहेबगंज से करीब 1000 करोड़ रुपए की अवैध खनन हुई है। उसी सिलसिले में आज साहिबगंज के डीसी को जो है वो पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। पहले ही उन्हें समन भेजा गया था कि आज 23 तारीख को वो ईडी कार्यालय में उपस्थित हो, उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। करीब 11 बजे साहिबगंज के जो डीसी हैं रामनिवास, वो पहुंचे थे पूछताछ के लिए, और करीब 7 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, कई बिंदुओं पर पूछताछ की, क्योंकि पंकज मिश्रा के गिरफ्तारी के बाद महत्वपूर्ण हो जाता था कि रांची साहेबगंज जिले के जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हो या फिर एसएसपी अनुरंजन किस्पोट्टा हो, इससे पहले भी जो जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार हैं, उनसे पूछताछ की गई थी, और उन सभी तथ्यों के आधार पर जो डीसी साहेबगंज है उनसे पूछताछ महत्वपूर्ण थी। आपको याद होगा पंकज कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने समन भेजा था, और मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे ईडी कार्यालय ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। उस वक्त हमारे जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों ने पूछा था कि पंकज मिश्रा का जो अवैध कारोबार है उसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंकज मिश्रा भले ही उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके अवैध कारोबार की जानकारी उन्हें नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए की अवैध खनन हुई है, ईडी को अगर ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेवार है वो साहेबगंज के डीसी हैं, एसएसपी हैं, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही है कि आखिर कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जब लोग अपने घरों में थे, इस महामारी से लड़ रहे थे, वैसे में यह खनन हुआ, तो आज काफी महत्वपूर्ण था ईडी के लिए। सत्यव्रत की जब मुख्यमंत्री ने भी लगभग वही बात कही, और डीएमओ विभूति कुमार तो जाहिर सी बात है डीसी का नाम ले ही चुके होंगे, और जाहिर सी बात है कि ठीक है 1000 करोड़ का ना सही, 100 करोड़ का सही, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर अवैध खनन चल रहा था तो जाहिर सी बात है या तो उनको जानकारी रही होगी रामनिवास यादव को, या फिर उन्होंने आंखें मूंदी रखी होंगी किसी वजह से, या फिर हो सकता है पूरे खेल में शामिल भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस मामले में मतलब अब रामनिवास यादव से क्या दोबारा भी पूछताछ होने वाली है, या फिर आज की जो पूछताछ हुई उनसे जो है उससे संतुष्ट है ईडी? देखिए, फिलहाल जो हमारे सूत्र बताते हैं कि दोबारा फरवरी महीने के पहले सप्ताह में हो सकता है फिर साहेबगंज के जो डीसी हैं उनसे ईडी जो है वो दोबारा पूछताछ कर सकती है। पंकज, आपने खनन मामले की बात कही, खनन मामले के अलावा
कई और बिंदुओं पर बात हुई। ईडी जब भी किसी व्यक्ति को समन भेजता है, जब तक उस व्यक्ति का उस पूरे के पास जब तक सबूत नहीं होता, तथ्य नहीं होता, तब तक ईडी ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं करता है। पूजा सिंघल की अगर बात करें तो रामनिवास जो है वो दूसरे आईएएस अधिकारी है जिनसे आज ईडी ने पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो ईडी को मिली है और आने वाले समय में कई और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो साहेबगंज डीसी रामनिवास से ईडी को मिल सकता है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। पंकज मिश्रा को लेकर बातचीत हुई क्योंकि ईडी ने पंकज मिश्रा का जो मोबाइल का जो नंबर का जो पेपर निकाला है, जो कॉल डिटेल निकाला है, उस कॉल डिटेल के आधार पर करीब पंकज मिश्रा ने 300 लोगों से बात की थी, वो भी उस वक्त जब वो होटवार की कैद में थे और रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान लगातार साहेबगंज की जो डीसी है उनसे भी उनकी बातचीत हुई थी। तो कई ऐसे तथ्य थे जिसके आधार पर ईडी ने साहेबगंज के डीसी को बुलाया था, समन भेजा था और करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। आपको ईडी ने अब दस्तक दे ही दी है इस पूरे मामले को लेकर, तो अंजाम तक पहुंचेगी, यानी कि कुछ और अधिकारियों के भी इसमें पूरे तरह से फंसने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये खेल सिर्फ रामनिवास यादव के वक्त में नहीं चल रहा होगा, उसके आगे और उसके पीछे भी चल रहा हो। जाहिर सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, सत्यव्रत, और जानकारी आपने दी और बताइए किस तरीके से दोबारा पूछताछ होगी। और ईडी के पास बहुत सारे जो है सबूत है रामनिवास यादव से जुड़े हुए, चाहे वो पंकज मिश्रा का फोन किया जाना हो या फिर विभूति कुमार के उससे बताए जाने वाले कुछ तथ्य रहे हो, तमाम जानकारियां जो है वो ईडी के पास और इसी वजह से रामनिवास यादव को बुलाया गया था। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।